हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 78 एंड सेक्शन 79 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 78 सीआरपीसी क्या कहता है। सेक्शन 78 सीआरपीसी हमें बताता है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि किसी कोर्ट ने किसी के खिलाफ वारंट इशू किया है, किसी अक्यूज पर्सन के खिलाफ वारंट इशू किया है जो कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। ठीक है, मान लो एक स्टेट के कोर्ट ने किसी दूसरे स्टेट के बंदे के लिए अगर कोई वारंट इशू किया है तो क्या वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है? नहीं, उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है, बट फिर भी अगर उसने इशू किया है तो वो वारंट कैसे डायरेक्ट कराया जाएगा वो बताता है सेक्शन 78। इन दोनों सेक्शंस में यानी सेक्शन 78 में और सेक्शन 79 सीआरपीसी में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। आई होप मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो सेक्शन 78 सीआरपीसी कह रहा है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन फॉर आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब कौन से ऑफिसर्स होते हैं जो आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में काम करेंगे, आउटर ज्यूरिसडिक्शन में, जिन तक वारंट पहुंचाया जाएगा, और फिर अब वो उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो उस पर्सन को जिसके खिलाफ वारंट इशू किया गया है उसे पकड़ के लाए। सो वारंट फॉरवर्डेड बाय कोर्ट टू दीज ऑफिसर्स ऑफ आउटर ज्यूरिसडिक्शन। अब मान लो कि एमपी में इनके पास आ गया, क्या कहते हैं, वारंट। ठीक है, कौन कौन वो लोग हो सकते हैं जिनके पास कोर्ट वारंट भेजती है आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन पे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजेगी, या फिर डीएसपी को भेजेगी, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजेगी। तो ये तीन लोगों तक वारंट पहुंचाया जाता है। ये एक छोटा सा आउटलाइन है इस सेक्शन का। ठीक है, अब इसे हम लोग बेरक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। So, Section 78, warrant forwarded for execution outside jurisdiction. Subsection 1 says, when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court, जब कोई warrant execute कराना चाहती है कोर्ट उसके local jurisdiction के बाहर, issuing it, such court may, instead of directing, तो वो कोर्ट चाहे तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू पुलिस ऑफिसर विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन। अब क्या करेगी, नॉर्मली क्या होता है कि वारंट किसके पास जाएगा? पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा, उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंस्टेड लिखा हुआ है। तो ये करने के बजाय कोर्ट क्या करेगी? फॉरवर्डेड इट बाय पोस्ट और अदरवाइज। अब इन तक पहुंचाया कैसे जाएगा? हमने ये तो देख लिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, डीएसपी के पास, या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाएगा वारंट। कैसे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट से भेजा जाएगा। ठीक है, या किसी और तरीके से भी भेज सकते हैं, जैसे सही लगे। सो फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट और अदरवाइज टू एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि डीएसपी, और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। अब ऐसा नहीं है, मतलब अब कौन होंगे ये लोग? जिसके खिलाफ वारंट इशू किया गया है उसके ज्यूरिसडिक्शन में, यानी वो जहां पर रहता है वहां पर। ठीक है, वहां पर अगर कोई मजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो उस तक, डीएसपी उस तक। ठीक है, एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ कमिश्नर शैल एंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड इफ प्रैक्टिकेबल कॉज। अब उसमें क्या करेगा? उस वारंट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डीएसपी या कमिश्नर अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, एंडोर्स कर देंगे। एंडोर्स का मतलब होता है कि अपना नाम लिखेंगे उस पे, वारंट पे। एंड इफ प्रैक्टिकेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हियर एंड बिफोर प्रोवाइडेड। और फिर उसके बाद उसको वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कि बाकी सेक्शंस में बताया गया है कि वारंट एग्जीक्यूट होता है। ये हमारा हो गया सबसेक्शन 1। नाउ सबसेक्शन 2 सेज द कोर्ट इशूइंग सच वारंट अंडर सबसेक्शन 1। इसमें जो सबसेक्शन 1 में जो वारंट बताया गया, जो आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन की बात करी गई है, दैट वारंट शैल फॉरवर्ड अलोंग विद द वारंट द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड टुगेदर विद सच डॉक्यूमेंट्स। भाई अब उसे, जिसके पास वारंट जा रहा है, जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, उसके पास सब्सटेंस भी तो होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसी कॉपीज होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की कि उसे पता चल सके कि उसके खिलाफ क्यों वारंट निकाला गया है। ठीक है, मतलब राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कहने का ये मतलब है। तो एक सब्सटेंस होना चाहिए।
if any, as may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should or should not be granted to the person. ठीक है, फिर उसके बाद वो बेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस मतलब किस तरह का ऑफेंस हुआ है, बेल उस पर बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, वो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी. तो ये हुआ हमारा सेक्शन 78. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 79 सीआरपीसी के बारे में. सेक्शन 79 सीआरपीसी हमें बताता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन. देखो एक बात पहले समझो कि ये जो पुलिस ऑफिसर है ये लोकल ज्यूरिसडिक्शन का पुलिस ऑफिसर है, यानी कि जिस कोर्ट से वारंट इशू हुआ है ये उसी ज्यूरिसडिक्शन का पुलिस ऑफिसर है. वो बाहर जा करके आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन जा करके, आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन जा करके वो वारंट इशू करवाए, मतलब वारंट डायरेक्ट करवाएगा. ठीक है, अभी पहले हम लोग इसे एक समझ लेते हैं, आउटलाइन समझ लेते हैं कि वारंट डायरेक्टेड बाय कोर्ट टू पुलिस ऑफिसर ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन. यही मैं कह रही हूँ कि वो जो पुलिस ऑफिसर है वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन का पुलिस ऑफिसर है. नाउ पुलिस ऑफिसर शैल टेक द वारंट फॉर एंडोर्समेंट. अब वो एंडोर्समेंट कराने के लिए इन ऑफिसर्स के पास जाएगा, लेकिन ये ऑफिसर्स आउटर ज्यूरिसडिक्शन के हैं. एंडोर्समेंट का मतलब होता है एक तरह की परमिशन ले लेना, और या ऐसे समझ लो कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर अपना नाम लिख देंगे कि हाँ भाई सहमति है, आप ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे अंडर में हो रहा है. ठीक है, मतलब मैंने सहमति दी है, तो वो एंडोर्समेंट होता है. तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वारंट लेकर के जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसएचओ के पास ऑफ आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन. आउटर ज्यूरिसडिक्शन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसएचओ होंगे किस चीज के लिए, एंडोर्समेंट कराने के लिए. एंडोर्समेंट कराने के लिए लेकर के जाएगा. फिर जब एंडोर्समेंट हो जाएगा तब पुलिस ऑफिसर वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है. फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगी कि पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है वो इंडिकेट करता है कि वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन का पुलिस ऑफिसर है. ठीक है, वो आउटर ज्यूरिसडिक्शन का पुलिस ऑफिसर नहीं है. वो क्या करेगा, एंडोर्समेंट के लिए लेके जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या एसएचओ के पास, और उसके बाद जब एंडोर्समेंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो वारंट एग्जीक्यूट करा सकता है. तो ये एक छोटा सा जिस्ट है इस सेक्शन का. अब हम इसे बेरा की लैंग्वेज में पढ़ते हैं. वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन outside jurisdiction. Subsection 1 says when a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same. जब कोई वारंट डायरेक्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर को और उसको एग्जीक्यूट कराना है लोकल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड, जो लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर, ही शैल ऑर्डिनरी टेक है, शैल लिखा है यानी ये मैंडेटरी है, ये प्रोसेस तो करना ही करना पड़ेगा. ही शैल ऑर्डिनरी टेक इट फॉर एंडोर्समेंट ईदर टू एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाए एंडोर्समेंट के लिए, और टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. पुलिस ऑफिसर कौन होगा, जो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर होगा उसकी रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए, एसएचओ ही हो सकता है. ठीक है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड. भाई जिस उस लोकल लिमिट्स में जहां पर वो वारंट एग्जीक्यूट कराना है, यानी जिसके खिलाफ इश्यू हुआ है. ठीक है, नाउ सबसेक्शन 2 says such magistrate or police officer shall endorse his name and thereon and such endorsement shall be sufficient authority. यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक सहमति, एक अथॉरिटी हो जाती है कि भाई हाँ ये जो काम हो रहा है, क्योंकि भाई पुलिस ऑफिसर तो वहां का नहीं है, पुलिस ऑफिसर तो कहीं दूसरी जगह का है ना. अब वो वहां पे वारंट अगर एग्जीक्यूट कराने गया है तो वहां के हायर अथॉरिटीज की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी. इसी वजह से यहाँ पर उसको एंडोर्समेंट कराना पड़ता है. तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसएचओ है वो अपना नाम लिख देंगे, एक अथॉरिटी दे देंगे उस पुलिस ऑफिसर को कि तुम जाकर के अरेस्ट कर सकते हो इस पर्सन को. ठीक है, to the police officer to whom warrant is directed to execute the same, the local police shall, if so required, assist such officer in executing such warrant. एक चीज और है कि वहां के जो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन के जो लोकल पुलिस ऑफिसर है, अगर जरूरत पड़ती है तो वो लोग भी उस पुलिस ऑफिसर की, जो लोकल जुरिस्डिक्शन का पुलिस ऑफिसर है, उसकी मदद करेंगे वारंट एग्जीक्यूट कराने में. समझ आई? फिर से एक बार समझो कि ये जो एंडोर्समेंट होता है ये सिर्फ एक अथॉरिटी जताने के लिए होता है, एक सहमति देने के लिए होता है कि भाई हाँ ये जो
वारंट एग्जीक्यूट करने का जो काम हो रहा है ये हमारी सहमति से हो रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसएचओ की सहमति से हो रहा है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी दूसरी जगह गया है वारंट एग्जीक्यूट कराने, तो ये कराना तो जरूरी है, वहां की तो अथॉरिटी लेना जरूरी है ना, कि उनके अंडर में काम करना जरूरी है। और अगर जरूरत पड़ती है तो वहां के जो लोकल पुलिस ऑफिसर हैं वो उस पुलिस ऑफिसर की मदद करेंगे जो वारंट एग्जीक्यूट कराने गया है। समझ आई? अब सबसेक्शन 2, अब सबसेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं कि whenever there is reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution. The police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which issued it. अब देखो, जैसे पुलिस ऑफिसर के पास ये रीजन, देखो वैलिड रीजन होना चाहिए सबसे पहली चीज। तो अगर पुलिस ऑफिसर के पास ये रीजन टू बिलीव है, ये बिलीव करने का, मानने का कोई कारण है कि अगर वो एंडोर्समेंट कराने लगेगा ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या एसएचओ से, तो काफी देर हो जाएगी, और देर हो जाएगी तो जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है वो भाग जाएगा वहां से, वो उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो अगर उसके पास ये रीजन टू बिलीव है तो एंडोर्समेंट कराना जरूरी नहीं है, लेकिन रीजन होना चाहिए ये करने का। ये नहीं कि अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगे। अगर उसको ऐसा लगता है, उसने प्रयास किया, उसके बाद भी उसे ऐसा लगता है कि भाई नहीं हो सकता है, मैं अगर ये एंडोर्समेंट कराने बैठूंगा तो जो जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है वो भाग जाएगा वहां से, मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो बिना एंडोर्समेंट के वारंट एग्जीक्यूट करा सकता है। समझ आ गया सबसेक्शन 3 भी? तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 78 और सेक्शन 79 सीआरपीसी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।